ऑर्थो सेंटर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे अपन, है ना। मैंने शायद सर्कम सेंटर बोल दिया था। ऑर्थो सेंटर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्थो सेंटर जो होता है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। जितने भी ऑल्टीट्यूड है, जितने भी ऑल्टीट्यूड है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऑल्टीट्यूड हमारे पास हर ट्रायंगल में तीन तीन होते हैं ना, तो तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन आएंगे। अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट है, मतलब सारे एंगल अगर एक्यूट है, तो अंदर आएगा आपका ऑर्थो सेंटर। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर बाहर निकल जाएगा, जैसे कि ये। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका जो ऑर्थो सेंटर है वो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ये पॉइंट खुद ही होता है 90 डिग्री वाला वर्टेक्स। ध्यान रहेगा सबको। क्यों? क्योंकि अरे यही तो आपकी हाइट है और ये भी तो हाइट है। जो भी परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू दी ऑपोजिट साइड। तो जैसे कि ये ए है, ए की सामने वाली साइड पर अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो ऑल्टीट्यूड है। बी की सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो ऑल्टीट्यूड है। उसी तरह से ये यहाँ पर ए की सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला, बी की सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये दोनों ऑल्टीट्यूड है। तीसरा ऑल्टीट्यूड क्या आएगा आपके पास? ये बी के सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर। तो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आ रहा है, ठीक है। तीनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बी खुद आ रहा है, तो इसको अपन ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल आप उसको बना लेना अच्छे से। सर्कम सेंटर की बात करते हैं अपन। सर्कम सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कम सेंट्रो कहेंगे इसको अपन, है ना, प्यार से। ये बुक में नहीं लिखेगा, बताएगा आपको। आप इसको टेक्निकल मत समझो, है ना। ये जुगाड़ है एक तरीके से, है ना। गरीबों का तरीका है याद रखने का, और ये बहुत अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से। मैं कभी नहीं भूला हूँ, तो मेरे को पता है अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी नहीं भूलोगे, है ना। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड जी, और फिर इन सेंटर तो आई है ही। चलिए, सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी थोड़ी देर से बताऊंगा, है ना। चलिए, कि क्या बात है कि जो सर्कम सेंटर है ना, उसको देख के या सुन के हमको क्या फील आती है कि सर्कम मतलब सर्कम सेंटर मतलब क्या हो जाएगा? इन सेंटर मतलब क्या होता था? ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दो, उसका सेंटर इन सेंटर। सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बना दो, उसका जो सेंटर है दैट इज सर्कम सेंटर, है ना। तो वो अपन देखेंगे ना। चलिए देखते हैं। तो मैं पहले एक बार फोटो बना देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सेकंड पॉइंट लिखिए। ये भी जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है अगर, है ना, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल। देखते एक्यूट के ये इंटीरियर में होता है, ऑब्ट्यूज के ये एक्सटीरियर में होता है। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है अगर, तो सर्कम सेंटर भी बाहर निकल जाएगा। ऑर्थो सेंटर तो निकल ही चुका था, सर्कम सेंटर भी बाहर निकल जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये कैसे आया ये आपको अभी मैं फील दिला दूंगा, है ना। आप अभी लिख लो एक बार प्लीज। अगर अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, लिख लेना ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों के केस में क्या होता है? एक्यूट में अंदर, ऑब्ट्यूज में बाहर, और राइट में हाइपोटेनस में, ठीक है। चलिए, फोटो बनाते हैं ना। देखिए फोटो में क्या आ जाएगा आपके पास? एक सर्कल है, दिख रहा है क्या? ये सर्कल है पक्का? अच्छा, अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल अपन बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी तीन पॉइंट आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका एक ट्रायंगल तैयार हो गया। ओके, इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन x3 y3, ठीक है। अच्छा, इन तीनों पॉइंट्स का, इन तीनों पॉइंट्स का या इन ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो क्या होगा? सर्कल का सेंटर खुद। मतलब बेसिकली मैंने क्या करा है, मैंने उल्टा प्रोसेस करा। मैंने एक ट्रायंगल बनाना था पहले, उसके बाद उसका सर्कम सर्कल बनाना चाहिए था,
ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, देखिए अपने पास एक ट्रायंगल था ABC, उस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल होगा ना, उस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल होगा, उसका सेंटर जो होता है उसको हम कहते हैं सर्कम सेंट्रो। उसको क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंट्रो। मैं ओ इसलिए बोलता हूं ताकि आपको याद भी रहे, ओ होता है इसका, अपन डिनोट करते, ठीक है। तो अगर आपका जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो सर्कम सेंटर जो आएगा वो बीच में आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी लिखवाया कि दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मतलब एंगल बाइसेक्टर समझते ना अपन, बिल्कुल समझते, सारे एंगल्स का बाइसेक्टर। तो लेट अस से कि ये आपके पास एंगल ए है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ओ को मैं बाद में लिख दूंगा। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लेट अस से दिस इज बाइसेक्टर ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी हो गया, और इसको मान लेते हैं अपन ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो तीनों को जो बाइसेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो आपको एक चीज समझ में आ गया, ओह सॉरी, मैंने इन सेंटर वाला काम कर दिया यहाँ पे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, यू आर राइट। तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको अपन क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर कहेंगे। ये आ गया आपका सर्कम सेंटर, ठीक है। तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अब सेमी सर्कल की बात करते हैं अपन। सेमी सर्कल नहीं, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो मैंने अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका एक सर्कम सर्कल बनाया, क्या बनाया, सर्कम सर्कल। तो कोशिश करते हैं इसका सर्कम सर्कल बनाने की। सर्कम सर्कल मतलब क्या होता है, इसकी इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर दे वैसा एक सर्कल। तो दिस इज ऑलमोस्ट व्हाट वी वांटेड, राइट, कूल। मैं आपको पूरा कंफ्यूजन दूर करवा दूंगा, टेंशन ना ले, बिल्कुल, है ना। मैं आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करा दूंगा। अरे यार ये, रुक जाओ, ढंग से बना नहीं है, एक बार और बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल था अपने पास ए बी एंड सी, और इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है वो क्या हो गया अपने पास, सर्कम सर्कल हो गया, है ना। तो इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर आएगा वो क्या आ जाएगा, इन सेंटर, सर्कम सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है, हर साइड का अपन मेजर करके एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वही आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। बट उससे बेहतर तरीका क्या है ना कि ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तो दिस मस्ट डेफिनेटली बी द डायमीटर। कॉमन सेंस है ना भाई, ये तो 90 डिग्री का एंगल सर्कल में आ रहा है, मतलब डेफिनेटली सेमी सर्कल में। तो ये वाला ऊपर वाला हाफ सेमी सर्कल है, नीचे वाला हाफ सेमी सर्कल है, तो ये डेफिनेटली डायमीटर है, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट आएगा ना, यही आपका सर्कल का सेंटर आएगा, खत्म। ये आपका सर्कम सेंटर आ गया। अब अपने को पता चला है कि सर्कम सेंट्रो जो होता है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। सर्कम सेंट्रो जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, और डायमीटर क्या है, हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाएगा, और वही मैंने लिखा है यहाँ पे, सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, लिखो एक बार, है ना, अपने दिमाग में बहुत कंफ्यूजन हो गया अभी, तो अपन उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। आप पहले एक बार लिख लीजिए सारा, मैं आपको एकदम सब समराइज करा देता हूँ। और इसका फॉर्मूला जो होता है सर्कम सेंटर का, वो भी फॉर्मूला भी मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको अपन छोड़ सकते हैं, बट चलो लिखवा देता हूँ।
ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको। सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला है इसको आप लिख लीजिए, आपको बहुत रेयरली ये यूज आएगा, है ना। मैं आपको ज़्यादा अच्छा तरीका यूज करने का बताऊंगा। सिग्मा एक्स वन साइन टू ए अपॉन सिग्मा साइन टू ए, सिग्मा वाई वन साइन टू ए अपॉन सिग्मा साइन टू ए। हाँ, सर्कम सेंटर के लिए एंगल साइड बाइसेक्टर यूज करते हैं अपन। मेरे मुंह से एंगल बाइसेक्टर ही निकल रहा है और मैंने वही ड्रॉ कर दिया गलती से, है ना। जबकि ये तो मतलब आप अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें, देखिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल था। अब मैं अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, लेट अस ट्राई, है ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो ये मान लीजिए कि अपन ने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया, तो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप फील करें कि तीनों साइड्स जो होगी उन सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको किसी भी लाइन का बनाना होता था क्लास 10th में, तो अपन कंपास से बनाते थे। यहाँ पर नीडल रखते थे, पेंसिल की लेंथ जो होती थी वो अपन लाइन की हाफ द लेंथ से ज्यादा लेके आर्क ऊपर नीचे काटते थे, फिर यहाँ पे काटते थे आर्क को, और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बन जाता था किसी भी लाइन का, है ना। तो हर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको यहाँ पे बनाना है। फील आ गया ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने 10th में कंस्ट्रक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। तो वो सब फील दिलाने के लिए आपको जो भी पढ़ाया जाता है ना छोटी क्लासेस में, वो यूजलेस नहीं होता है, वो आपको एक फील दिलाने के लिए होता है कि हाँ आपको उसका एक ज्योमेट्रिकल फील तो हो कि होता क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए ए बी जो होता है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने मान लो ऐसे करके बना दिया, ठीक है, फील आ रहा है आपको। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी अपन बना देते हैं, सेम लॉजिक है ना, वही करके मैंने बनाया होगा। और ये वाली जो लाइन है, अच्छा ये जो कंपास वाला मैं बना रहा हूँ ना, वो उसको मिटा देता हूँ। और ये जो AC दिख रहा है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप बनाओगे ना, तो वो इसी पॉइंट से गुजरेगा। और इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि वर्टेक्स B से पास हो, ठीक है, वैसे तो होना चाहिए क्योंकि ये O है ना, तो HGO कोलिनियर है, तो O से, सॉरी, वर्टेक्स से पास कर दो इसको, कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं आपको जो चीज़ बता रहा था कि दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन 1, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन 2 एंड दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन 3। पहले आप फील करें, अब तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सर्कम सेंटर, इसको अपन कहते हैं सर्कम सेंट्रो। अगर आप चाहेंगे तो एक इसको सेंटर मान के एक सर्कल बना सकते हैं और इसको रेडियस मान लो, ठीक है, ये सारी लेंथ बराबर आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ये सारी लेंथ बराबर आएगी, तो आप कंपास से एक सर्कल बनाएंगे तो आपको एक सर्कल दिख जाएगा, है ना, वो सर्कल। अब इतना अच्छा बनेगा नहीं, इसलिए छोड़ दो अभी इसको, है ना। और वैसे भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो सर्कल तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सेकंड पॉइंट हो गया आपने, ना। थर्ड पॉइंट के लिए आपने अगर जगह छोड़ी होगी तो मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए इधर, प्लीज 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 सब देखो, ये क्या है, सेंटर। किसका सेंटर, ये वाले सर्कल का सेंटर, है ना। तो ये वाला सर्कल का जो सेंटर होगा, इसको अगर मैं तीनों साइड से, तीनों वर्टेक्स से अगर मेजर करूंगा तो वो रेडियस के बराबर आएगा। तीनों चीजें आर 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 के बराबर आएगी, ये फील आ रहा है आपको। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो सर्कम सेंटर है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टेक्स 1 2 एंड 3। तो आप, और वो सारे ट्रायंगल में होगा ना, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे एक्यूट हो। तो आप क्या लिख सकते हो, सर्कम सेंटर, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं आपको नहीं भी लिखवाता ना तो भी आपको बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए थी ये चीज, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल का अगर मैं कोई भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट से ज्वाइन करता हूं तो रेडियस के बराबर आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट भी सर्कमफेरेंस पे, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये रेडियस आ गया, ये भी रेडियस आ गया और ये भी रेडियस आ गया। मतलब इसका क्या हो गया कि सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टाइसेस। तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल is equidistant from
ऑल द वर्टाइसेस। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, जिसको आप सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जब पढ़ोगे तो उसको अपन बोलते हैं सर्कम रेडियस, है ना। अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, बाद में पढ़ेंगे। वैसे कायदे से मुझे आपको पहले पढ़ाना चाहिए था, बट वो चैप्टर जो है 11th के बोर्ड से भी हटा दिया है, जो सबसे टफेस्ट चैप्टर कहा जाता था किसका, सीबीएसई का, है ना। तो उसको अपन हटा चुके बोर्ड एग्जाम से, मैंने नहीं हटाया है। बहुत सारे बच्चे उसकी वजह से फेल हो जाते थे, ऐसा सुनने में आया था, तो हट गया है, ऑप्शनल में आ गया है वो। लेकिन जेई में तो अपन जरूर पढ़ेंगे उसको, बट अभी वो प्रायोरिटी लिस्ट में अपने बाहर है। तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया सरकम सेंटर के बारे में, उसको अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। मैं आपको पूरा समराइज करके एक एक चीजें रटवा दूंगा, मेरी गारंटी आपको सब कुछ एकदम अच्छे से रटा होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, 70% मेहनत मैं करवा दूंगा आपको। अभी आप पहले चारों पॉइंट्स को एक बार लिख लें, फिर मैं आपको समराइज कराता हूं। अच्छा, सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो कॉमन इंटरसेक्शन आएगा, उसको अपन ओ कह देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जब अपन ने ये चीज नोटिस करी तो पता चला कि सरकम सेंटर जो है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। हाइपोटेनस का क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, जब मैंने इसके पहले आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाया था ना, ऑर्थो सेंटर क्या होता था, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये ऑल्टीट्यूड उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, बी। तो ये तो बहुत गजब की बात हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सर्कम सेंटर। और जो राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर है ना, एच। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे एच भी लिख लीजिए बस, है ना, एच यहाँ पे लिख लीजिए। फिर अपन थोड़ा सा समरी लिखते हैं। समरी लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जी। एक काम करते हैं, सेंट्रॉइड एक मिनट, इन सेंटर, एक मिनट रुको, है ना, मैं कुछ और चाह रहा हूं एक्चुअली। ऑर्थो सेंटर पहले लिखो, फिर लिखिए आप इन सेंटर और फिर सर्कम सेंटर। ठीक है। अच्छा, सेंट्रॉइड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, सेंट्रॉइड जी। ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉइड जी। और ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर इज इजी, सर्कम सेंट्रो। तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। यहां पर कोई तकलीफ नहीं हो रही है, इंसान को तकलीफ हो रही है याद रखने में कि सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ऑर्थो सेंटर किसका था। तो अपन अब वो चीज लिखेंगे ना। तो जस्ट गिव मी सम सेकेंड्स, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ओके, तो ये तो अपना हो गया नाम रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिर उसके बाद अपने को देखना है कि ये किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ओ नो, सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मीडियन का। ठीक है, सबसे आसान याद रखना। ऑर्थो सेंटर है ऑल्टीट्यूड का। लिखो पहले, याद मैं करवाता हूं आपको। इन सेंटर और सर्कम सेंटर में देखिए क्या खास बात होती है। ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बना तो वो इन सर्कल कहलाएगा, उसका सेंटर कहलाएगा इन सेंटर। ट्रायंगल के बाहर अगर सर्कल बना तो उसका सेंटर कहलाएगा सर्कम सेंटर, है ना। अच्छा, ये जो अंदर और बाहर सर्कल बनते हैं ना, दोनों बाइसेक्टर्स की वजह से बनते हैं। देखिए, जो इन सेंटर है, ध्यान से सुनना बहुत है ना, ये बात ध्यान से सुनना, जो इन सेंटर है वो बनता है एंगल बाइसेक्टर से, है ना। एंगल बाइसेक्टर से कौन बनता है, इन सेंटर। और एक और बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे बनता है सर्कम सेंटर। अंदर वाला सर्कल किससे बनता है, एंगल के बाइसेक्टर से। बाहर वाला सर्कल किससे बनता है, साइड्स के बाइसेक्टर से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स जब आप बनाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, बाहर वाले सर्कल का मतलब सर्कम सर्कल का सेंटर, दैट इज सर्कम सेंट्रो, और यहां पे मिलता है आपको इन सेंटर। तो ये एक चीज याद रखनी है कि दोनों सेंटर जो होते हैं आपके पास, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, अंदर वाला सर्कल और बाहर वाला सर्कल, दोनों के जो रेडियस दोनों का जो सेंटर होता है वो किससे आता है, बाइसेक्टर से। ठीक है, कौन कौन से बाइसेक्टर से आता है, ये आता है एंगल बाइसेक्टर से, और ये आता है किससे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। परपेंडिकुलर का साइन बना देता हूं, जल्दी क्लिक करेगा। दिख रहा है आपको, दोनों बाइसेक्टर से ही आते हैं, अंदर वाला सर्कल आता है एंगल वाले बाइसेक्टर से और बाहर वाला सर्कल आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ओके, एक्स सेंटर को आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, इन सेंटर अपने को पता है, एक्स सेंटर भी पता चल जाएगा। तो सेंट्रॉइड आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ोगे। मैं आपको फील दिला देता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल, वुडन ट्रायंगल है ना, एक वुडन पीस ऑफ ट्रायंगल है, लकड़ी का ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल का अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है या सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपली सेंट्रॉइड को लोकेट करोगे। जहां पर सेंट्रॉइड है, पूरा मास उस ट्रायंगल का हम यहां पर इस पॉइंट पर अज्यूम कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे कि अपन विवेक कह रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर एच से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको आप हाइट से याद कर लो, ये भी एक अच्छा तरीका है ना। काफी कूल है। जयंत, आपका कमेंट नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, ओके, तो ये दोनों तो अपने को याद हो ही जाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है ना, प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, सेंट्रॉइड हमेशा क्या रहता है, इंटीरियर पॉइंट है, हमेशा इंटरनल रहता है। ऑर्थो सेंटर, अच्छा हाँ, एक और ट्रिक देखिए आप, है ना, एक और ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए कि सर्कम सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर निकल जाता है। कभी कभी ट्रायंगल के बाहर निकल जाता है, कब, जब ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज हो। और कौन बाहर निकलता है, ऑर्थो सेंटर भी बाहर निकल जाता है, और कोई बाहर नहीं निकलता है। इन सेंटर जो है, इन सेंटर इज irrespective of the triangle, in center always lies in the interior of the triangle। ठीक है, और सेंट्रॉइड के बारे में भी सेम बात थी, हमने लिखा होगा अगर, irrespective of the triangle always lies on the interior। कौन, सेंट्रॉइड। तो बाहर कौन निकल सकता है, O और H। कब बाहर निकलेंगे, जब ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ये तो सबको याद रहेगा, है ना। तो देखिए, मैं इसको कैसे याद रखता था, आप भी वैसे याद रख सकते हैं कि बाहर कौन कौन निकल जाता है। अगर आपको याद रखना है तो आप, ओह, बाहर निकल गया, ठीक है। O से सर्कम सेंटर, H से ऑर्थो सेंटर। बस ये दो पॉइंट ट्रायंगल के बाहर निकलने की हिम्मत कर सकते हैं, बाकी कोई भी पॉइंट बाहर नहीं निकलेगा। मतलब सेंट्रॉइड बाहर नहीं निकलेगा और इन सेंटर बाहर नहीं निकलेगा। इन सेंटर तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, मैं तो अंदर रहूंगा। सेंट्रॉइड भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, मैं भी सेंट्रॉइड मतलब सेंटर अंदर ही रहूंगा। तो मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि मैं, सुनो मेरी बात, है ना। होता क्या है कि हो सकता है कि ट्रिक्स काफी ट्रिवियल हो, कुछ हाई फाई ट्रिक ना हो, लेकिन ये ट्रिक जो है आपको 2 साल बाद भी मतलब आपके दिमाग में रह जाएगी। आप अगर 2 साल बाद ये टॉपिक रिवाइज करना भूल गए, तब तक तो अपन इतने ज्यादा टॉपिक पढ़ लेंगे ना कि ये जो बहुत ट्रिवियल हो जाएगा। ट्रिवियल मतलब समझते, बहुत आसान, बहुत छोटी चीज हो जाएगी अपने लिए। तो ये छोटी सी चीज अगर आपको जेईई के पेपर में आ गया, आपने रिवाइज नहीं किया, तो आपको ये याद रह जाएगा कि ओ अच्छा, मतलब ओ और एच बाहर निकल सकते हैं। मतलब आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो कर सकते। तो इंटीरियर में हो सकता है, ये इंटीरियर में भी होता है और एक्सटीरियर में भी होता है। एक्सटीरियर में कब होता है, जब ऑब्ट्यूज हो, ठीक है। और इन सेंटर भी इंटीरियर में रहता है, और ये भी इंटीरियर में हो सकता है और एक्सटीरियर में हो सकता है। एक्सटीरियर कब जाएगा, जब ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो ऑर्थो सेंटर जो होता है वो किसका, ऑल्टीट्यूड का होता है ना। तो 90 डिग्री वाला जो आपका वर्टेक्स होगा, 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल में हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। और जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, दैट विल बी सर्कम सेंटर। ठीक है, ये फील है, ये तो मेरे को है ना, भगवान भी नहीं भुला सकता है। भगवान चाहेगा तो भी मैं नहीं भूल जाऊंगा, ठीक है। भगवान चाहेगा तो भी एकदम नहीं भूल सकते अपन कि सर्कम सेंटर मतलब क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का
सेंटर कहाँ पर होता है? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। क्यों भाई? जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल होता है 90 डिग्री, तो ये डेफिनेटली डायमीटर रहा होगा। अगर ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट सर्कल का मिड पॉइंट रहा होगा, खत्म। तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट विल बी सर्कल का मिड पॉइंट। इसके लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू बी कंसेप्चुअली स्ट्रांग, दैट्स इट। ठीक है, चारों पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अब आपको थोड़ी सी मेहनत रोज करनी है, क्या कि ये टेबल आप जो है आपके सामने वॉल पे चिपका लो इसको। और अच्छा, एक काम करते हैं ना, मैं आपको एक 2 मिनट के लिए एक बातें बताऊंगा कि आप वॉल पे चिपकाने का जो तरीका है ना वो कैसे रखें। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं ना जो वॉल पे चिपके रहते हैं और अपन उसको रोज 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 2-4 दिन देखते हैं, फिर उसके बाद देखना ही छोड़ देते हैं, भले ही वो सामने आपके वॉल पे लगा हुआ है ना। तो अपने को एक स्पेशल अपना स्पॉट ढूंढना है घर पे या रूम पे अपने, है ना। जैसे कि आप आज भी मेरे वॉशरूम पे जाके देखोगे, मतलब आप नहीं जा पाओगे ऑब्वियसली, बट मैं आपको कभी ना दिखाऊंगा, है ना। तो वॉशरूम में आज भी स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो किस बात के स्टिकर लगे हुए? छोटे छोटे स्टिकर्स लगे हुए इसमें। जैसे 20 तक टेबल्स जो है ना वो मैंने हर जगह लगा रखे थे। कभी भी मैं कहीं पे भी रहता हूँ तो 20 तक टेबल्स में देखते जाऊँ। तो जैसे ही मुझे कोई पूछता है कि 17 4 तो मैं तुरंत बोलूँ 68, है ना। तो वो वाली फील के लिए फिर स्क्वायर ऑफ नंबर, क्यूब ऑफ नंबर, ऐसे ऐसे मैंने लगा रखे थे। लेकिन ऐसी जगह लगा रखे ना कि जहाँ पर रेयरली जाना होता है, शायद दिन में एक बार, जैसे वॉशरूम, मतलब हो सकता है 2 बार, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बट यू आर गेटिंग द आइडिया, राइट। तो वैसी जगह पर आप वैसी चीज़ लगाए जिनको आप कम देखो, लेकिन देखो तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक, मतलब यूज टू ना हो जाए, कॉमन ना हो। तो आप इसको सामने वाली वॉल पे लगा दो, या फिर कहीं पीछे वाली वॉल पे लगा दो, है ना। या तो बेडरूम के पास, बेड के पास वाली वॉल पे लगा दो कि सोते समय रोज टेबल देख रहा है इंसान और रोज देख रहा है कि मीडियन ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे करके। ठीक है, वो आपके आपके ब्रेन के ऊपर है, आपको कितना कंसेप्ट जो है वो कितना फेमिलियर लग रहा है। ठीक है, तो ओहो वाला ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। तो ओ एंड एच ये एक्सटीरियर पे जा सकते हैं बस। ठीक है, चाहे तो आप लिख भी लेना। चलिए, अब मैं आपको है ना एक चीज बता देता हूँ कि आपको क्या याद नहीं रखना है। आई वुड सजेस्ट कि आप, अगर आप, इफ यू कैन रिमेंबर, मेमोरी बहुत अच्छा है तो आप याद रख लो, बट आई वुड सजेस्ट कि लिव इट, है ना। इसको मत याद रखें और इसको भी मत याद रखें। आप सर आपने लिखवाया क्यों जब याद नहीं रखना है? तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना, मैं अगर नहीं लिखवाता हूँ तो फिर कभी कोई बच्चे बोल देते कि सर ये वाला फॉर्मूला मैंने वो वाली बुक में पढ़ लिया था, आपने लिखवाया नहीं, ये फिर कैसे? तो फिर उनको लगता है कि सर ने लिखवाया नहीं। मैं लिखवा सब देता हूँ, लेकिन काम की चीज़ है या नहीं है वो भी मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता दूंगा। ठीक है ना। तो अब सेकंड डाउट ये आता है कि सर ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रखता हूँ मैं तो सर्कम सेंटर कैसे निकालूंगा? उसका तरीका बाद में देखेंगे, बहुत आसान तरीका है। चलिए अब लिखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ फिर अंग्रेजी में समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। फ्रिज पर लगा हुआ है बचपन से, बहुत अच्छी बात है ना। फ्रिज पे होना चाहिए, लेकिन मैं अकेले रहता था, वहाँ पे फ्रिज नहीं था ना। तो फ्रिज तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह थी जहाँ पर अपन कुछ भी स्टिकर्स लगा सकते, तो अच्छी बात है ना। आपको अपने हिसाब से सारे स्टिकर्स जो है वो लगाने हैं, और ऐसे लगाने कि यू डोंट गेट बोर्ड विद देम। बोर हो जाते हैं ना सामने, अगर रोज दीवार के सामने आपके सामने लिखा है साइन सी प्लस साइन डी तो बोर हो जाओगे। ठीक है ना भाई, आ गया वो वाली फीलिंग आती है, हाँ मालूम है, चल अपने बाप को मत सिखा। वो सामने अगर स्टिकर लगाओ तो बार बार यही फील आएगी ना कि हाँ चल बहुत देख लिया। तो ऐसा लगाओ कि आप कभी देखो तो ऐसा लगे कि अरे हाँ यार ये फॉर्मूला बहुत दिन से देखा नहीं था, अच्छा हुआ आज दिख गया। तो वो स्पॉट्स है ना, थोड़ा सा अपने ब्रेन के साथ खेलो। ठीक है, चलिए, तो मैं अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने जा रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में जो एच जी ओ होते हैं वो क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। एच जी ओ क्या है? ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं, मतलब हमेशा एक ही लाइन में पाए जाएंगे, हमेशा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ना। मतलब कि एच जी ओ विल बी कोलिनियर। कोलिनियर के अलावा एक और चीज है, एच जी ओ के बीच में हमेशा 2:1 का रेशियो होगा। वाह सर क्या बात है। इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में, सबसे पहले एच, सबसे पहले जी, उसके बाद जी, फिर उसके बाद ओ, है ना। एच जी ओ, एच जी ओ के सीक्वेंस में ये 2:1 का रेशियो रहेगा हमेशा, इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्राइंगल, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे राइट हो। जो ऑर्थोसेंटर है, सेंट्रॉइड है और सरकम सेंटर है, उनके बीच का रेशियो आएगा 2:1 का। मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि जो बीच वाला पॉइंट है वो अगल बगल वाले पॉइंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। बीच वाला पॉइंट कौन है? सेंट्रॉइड।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सेंट्रॉइड, बड़ा बड़ा बनाना है इसको, है ना, अपनी थोड़ा सा बड़ा बनाना कि आप जब भी देखो तो आपको ये ध्यान में रहे। लिखिए सेंट्रॉइड, एक काम करते हैं, थोड़ा और अच्छी अंग्रेजी में लिखवाता हूँ ना, इन अ ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, पूरा पूरा लिखाऊं क्या? मेरे ख्याल से पूरा नहीं भी लिखेंगे तो नाउ वी आर मैच्योर इनफ, राइट। HGO आर कोलिनियर, कौन रह गया? इन सेंटर। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इन सेंटर कोलिनियर नहीं होता है क्या? तो मैं कहूंगा कि इन सेंटर पता नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, हो भी सकता है अगर इत्तेफाक हुआ तो मे बी, है ना, बट जनरली ये तीनों कोलिनियर होते हैं। इन सेंटर को अपन पिक्चर में रखते ही नहीं। In a triangle, orthocenter, centroid G and circumcentro are collinear and centroid क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसको? HO को, ठीक है। centroid divides, अरे यार 2 बार डिवाइड्स लिख रहे हो आप। the line joining, centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter, orthocenter एंड सर्कम सेंटर। फील आनी चाहिए यार, मेरे को कोई एच बोलता है ना, मैं तुरंत समझ जाता हूँ ऑर्थो सेंटर को। अपने ब्रेन को अपन ऐसे ट्रेन करेंगे ना। इन द रेशो, हाँ ऑलवेज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको पता है HGO क्या लिखता है तो शान से लिखो, है ना। आपको अगर अपने टीचर को भी एक्सप्लेन करना हो ना कभी, जैसे आपको मेरे को एक्सप्लेन करना था, आप एच बोलो, एच बोलो, टीचर समझ जाता तो अच्छी बात है, वरना भाड़ में जाए भाई। ये तो पूरा स्टैंडर्ड है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो सबको आना चाहिए। तो नहीं आता तो आपकी गलती भाई, हमको आता है तो स्टाइल मारो, है ना। तो H and O डिवाइड, तुम यार अंग्रेजी बुला देते हो, रुको। इन ए ट्राइंगल HGO आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग H and O इन द रेशो 2:1। देखो 2:1 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि H पहले, तो H वाले पे 2 आएगा और O वाले में 1 आएगा, है ना, O के नजदीक। ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसा कर देते 2:1, याद रहता है लेकिन आधा अधूरा याद रहता। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज पॉइजन, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज का, ना, H वाले में 2 आएगा और O वाले में 1 आएगा। इसको आप लिख लीजिए पहले, फिर अपन सवाल पे सवाल करेंगे। अब भाई सागर, आपने कुछ वॉइस मैसेज भेजा है। बफर हो रहा है, लेट मी चेक। नहीं, मक्खन चल रहा है एकदम, पता चल जाता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी तरफ से दिक्कत है। वैसे ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है, अगर बफरिंग ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है तो लेट मी नो, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा, ये जो नोट था इस पे अपन ने पॉइंट 1 डाल दिया था, और एक और नोट मैंने आपको पहले लिखवाया था, मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। पैसे थोड़ी लग रहे भाई दोबारा लिखने के। एक और नोट है, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्या बताया था मैंने आपको कि किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आता है? मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आता है। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपको याद है ना, मैंने लिखवाया था। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, इसको मिड पॉइंट मान लो, मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 कौन? वर्टेक्स के नजदीक वाला, और दूर वाला 1। याद रखना ऐसी चीज, है ना। आधा अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। एक रत्ती भर का 1 इंच का कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में, ऐसे पढ़ाई करो, है ना, कि A के नजदीक 2 और बाद वाला 1, ठीक है। तो ये वाला भी लिख लो आप फिर से, है ना, रिपीट कर लो कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करते हो अपने धड़ाधड़। चलिए, तो अपना ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल खत्म होता है अब यहाँ पे। फिर अपन जो बेसिक या जो आपका मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी तरफ वो घुसने जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन अपन फिर से करेंगे। विवेक, मैंने बताया तो था सेकंड पॉइंट आपको। कोई ट्रायंगल है अपने पास, देखो, है ना, शांति से देखो। मैं बता चुका हूँ, इस कारण मैंने जल्दी कर दिया था। उसमें सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियन, नंबर 1 मीडियन, दिस इज नॉट अ मीडियन,
मीडियन नंबर 2 और मीडियन नंबर 3, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड सारे मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड सारे मीडियंस को, ये मीडियन नंबर 1 है, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लो ये वाला भी मीडियन है, ये भी तो मीडियन है ना। दूसरे वाले नाम बोल देता हूँ मैं ना, देखिए ए बी सी, फड़फड़ाओ मत बिल्कुल भी, इसको बोल दो आप डी ई एफ। ठीक है, तो जो मीडियन ए डी है उसको भी डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में, सी एफ को भी डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में, और बी ई को भी डिवाइड करेगा 2:1। 2 कौन? ये वर्टेक्स के नजदीक वाला जो पार्ट है ना, उसको 2 बोलो, इसको 1 बोलो। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ इनसे रिलेटेड, पहले थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए होंगे इनमें वो अपन लाइन से कर लेंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक के। देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ sides of the triangle, sides of the triangle are 1, 2, 0, -1. Midpoints of side of triangle are this and this. 1, 2, 0, -1 और 2, -1 आएगा, सॉरी 2, -1. Find the coordinates of vertices of the triangle. Fine with me. Okay. ठीक है, मतलब चल रहा है सबका अभी स्ट्रीम। आपको क्या दे रखा है? ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे आपको, ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं दिए आपको, ट्रायंगल के मिड पॉइंट के, ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे। तो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल। थोड़ा सुंदर बना देता हूं मैं, एक सुंदर ट्रायंगल बनाते हैं अपन। देखिए, ये रहा आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नामकरण संस्कार कर देते, इसको अपन ए बी सी बोल देते। अब इसका मिड पॉइंट जो है सारे, उनको अपन क्या बोल देते हैं? डी ई एफ बोल देते हैं। तो इसको मैं डी बोल देता हूँ, ई एफ। ठीक है, इन तीनों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे। पहला मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो, आपको नाम थोड़ी दे रखा है, तो आप किसी को भी 1, 2 मान लो। इसको 1, 2 मान लो, इसको चलो डी ई एफ, चलो आप लोग जो है ना सीक्वेंस से मान लो, इसको 1, 2 मान लो। और दूसरा वाला क्या है? 0, -1, 2, -1। मेरे घर पे कुछ बहुत अच्छा बन रहा है, भूख लग गई। चलिए, तो हाँ जी, तो ये आपके तीनों मिड पॉइंट है। अब आपको क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस। सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। क्या बोलती है जनता? निकाल पाएगी? कोशिश करें। सोचते हैं ना, सोचते हैं। मैंने आपको एक चीज बताया था कि मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड अगर आप निकालोगे, है ना, तो वो ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रॉइड के बराबर ही आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड और बाहर वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम होता है। तो क्यों ना अपन ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, येलो से बना देता हूँ ताकि मैं उसको बाद में येलो वाला ट्रायंगल बोल पाऊँ। तो अंदर वाले ट्रायंगल को अपन इसका सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं, और जो येलो वाला सेंट्रॉइड आ रहा है ना, वो व्हाइट वाले ट्रायंगल का भी आएगा। ये पढ़ चुके अपन, है ना, तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं जरूर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, येलो वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल देते हैं। सेंट्रॉइड निकालना एकदम 2 सेकंड का काम है। लेट अस फाइंड। सेंट्रॉइड निकाल के क्या उखाड़ लेंगे सर अपन? देखो मैं आपको बताता हूँ, सब बताता हूँ मैं आपको। मान लो आपका सेंट्रॉइड निकल गया, इसको हटाओ यहाँ से। सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है? मीडियन पे लाई करता है। तो सेंट्रॉइड मीडियन पे लाई तो करता ही है, क्योंकि वो मीडियन का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
मान लो ये आपका मीडियन है। अरे भाई मिड पॉइंट से जोड़ा है तो मीडियन ही होगा ना। और सेंट्रोइड कहाँ पर आया है? सेंट्रोइड आया है यहाँ पर कहीं, ठीक है। और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, मान लो अगर आपको सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो ये वाला रेशियो कितना, 2:1। ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से ये पता चल जाएगा। एक वर्टेक्स आ गया, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। सिमिलरली अपन दोनों वर्टेक्स और निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये आपने हो सकता है आर डी शर्मा में भी किया हो लास्ट ईयर, हालांकि अपने सिलेबस में ये है नहीं एनसीईआरटी में, बट हो सकता है अगर किसी ने आर डी शर्मा सही में सीरियसली करी हो तो मे भी आपने फेस किया हो। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से 10th क्लास में भी ये वाले डाउट्स पूछे थे आके। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अपन निकालते हैं। पहले सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड छोटे वाले अंदर वाले ट्रायंगल के बराबर होगा। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 0 और 1, तीनों का एवरेज, 2, 0 और 1 तीनों का मीन, और 2, 0, 1 और -1 और 2, -1 एंड 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया, 3/3 1, और ये आ गया 0, 1,0 आ गया आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड अगर 1,0 है, इफ सेंट्रोइड इज 1,0, ओके, ये क्या है 1,0, तो आप ए नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, है ना। तो ए निकाल देते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है। और बी भी निकाल देंगे और सी भी निकाल देंगे। सबसे पहले मैं ए के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। कौन सी कलर की इंक, ग्रीन। तो ए के कोऑर्डिनेट अपन निकाल लेते हैं। ओह सॉरी, अगर आप चाहो तो एक्सटर्नल फार्मूला का, एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो कि ए जो है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में। देखिए ध्यान से, ये पूरा कितना हो गया, 2 + 1 3, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं वो सब करता ही नहीं हूँ। देखिएगा, है ना, सेक्शन फॉर्मूला अपन इसको कुछ मान लेते हैं, लेट अस कॉल इट x1 y1। और कोई तरीका मत लगाइएगा, है ना। अगर आप इसको x2 y2 बोल दो, अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम से करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो क्या किया जाए बताइए। ये जो आपका रेशियो वाला पॉइंट होता है वो 1 है। 1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 1, याद है ना सेक्शन फॉर्मूला। एक रेशियो पे गोला मारो और दूर वाले x कोऑर्डिनेट पे जाओ, और फिर एक और रेशियो पे गोला मारो, दूर वाले x कोऑर्डिनेट पे जाओ, 1 × x1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो आपका x1 आ गया ना, खत्म। देखिए कितना, 3, 3 × 1 कितना, 3, और 3 - 2 कितना, 1, तो x1 कितना आ गया, 1। x1 1 आ गया, y1 भी निकाल लेते। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो 0 मस्ट बी इक्वल टू my2 - my2 + ny1। लेकिन मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 2 × 2 + 1 × दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट अपॉन 2 + 1, तो कितना आ गया आपका, y1 -4 आ जाएगा। क्या आप सारे पॉइंट निकाल पाएंगे? बहुत ही बढ़िया, है ना, आप आराम से निकाल लेंगे। अद्वैत ने निकाले सारे पॉइंट्स, तो एक तो मैंने निकाल दिया आपके लिए। बाकी x2 y2 के लिए आप सेम लॉजिक यूज करेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी योर मीडियन। एंड मीडियन देखो बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2:1 रेशियो को आप, है ना, सही डायरेक्शन में ले जाए। आप उसको गलती से भी 1:2 मत कर देना, उल्टा मत कर देना बस, है ना। तो मैं बस यही बता, मेरे को पता है ना कि यार कॉमन मिस्टेक क्या होगी, मेरे से भी वही मिस्टेक होती थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वही सब चीज़ें। ये 2:1, ये आपका है 2:1 का रेशियो। तो आप क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू, ये 1 है ना, 1 इज इक्वल टू 2 × दूर वाला x। अब फटाफट कर देता हूँ ना, अपन बच्चे नहीं रहे, तो 2 × 0 + 1 इज 2 x2 डिवाइडेड बाय 2 + 1, कितना रहेगा, 3 3 - 2 इज x2, x2 भी आ जाएगा आपके पास 1, और y2 भी निकाल लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2 × y2 + 1 × 2 × -1 और 1 × y2 अपॉन 2 + 1 3। तो ये आ जाएगा
y2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, x3/3 आप निकाल लेना। सर सेंट्रोइड करो फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। अब देखिए, अब यहाँ पे आप है ना मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो डायरेक्टली। जैसे कि ये वाला पॉइंट अपने को पता चल गया, कितना है ये वाला पॉइंट, मैं लिख देता हूँ 1, -4 ऊपर निकाला था ना मैंने। और ये वाला पॉइंट अपने को नहीं पता है, और ये मिड पॉइंट, अरे भाई ये मीडियन है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम निकाल दो, मतलब x1 + x3/2। तो x1 + x3/2 ये मिड पॉइंट थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, 0। तो x1 कितना है देखेंगे 1, और x3 कितना है 3। 1 + x3/2 इज इक्वल टू 0। तो x3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नोट नहीं 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 नहीं, सोहम नोट नहीं करना, खुद से छापना है, खुद से करना है, छापो मत ना, खुद से करो यार। नोट कर लो आप, बिल्कुल भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप खुद से करो और आंसर आएगा आपका। x3 आ गया आपका कितना, -1। और यहाँ पे अपन y1 + y3, y1 + y3 मैंने थोड़ा सिस्टमैटिक नहीं लिखा है ना, लेकिन आपको देखिए सिस्टमैटिक है वैसे तो। ये देखिए जो मैंने लाइन के इस तरफ लिखा है वो आपको सॉल्यूशन के तौर पे लिखना है पूरा। तो y1 + y3/2 -1 के बराबर है। मिड पॉइंट थ्योरम लगाया यहाँ पे ना, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 ये होगा। अच्छा y1 क्या है, एक बार और स्क्रॉल करना पड़ेगा, -4। तो 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। सॉरी y1 -4, तो y1 विल बी -2 + 4 + 2। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, -1, 2। चेक कर लीजिए आप, अपना आंसर मैच कर लीजिए, -1, 2। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट। 1, 2 -4 है ना। ये वाला एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। तो 2 × 0 + 1 × x2 on 2 + 1। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 - 2 = 1। ठीक है अद्वैत, अपना आंसर चेक करो एक बार। अब मैं बताता हूँ कि आम जनता कैसे सॉल्व करती है। आम जनता क्या करती है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब अज्यूम कर लेंगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे। 1 को क्या लिख दोगे, देखिए ये वाले 1 को लिख दोगे आप x2 + x3/2, और ये 2 को लिख दोगे y2 + y3/2। बस यहीं पे आपका एकदम खात्मा हो जाएगा, है ना। ये आपने किया अगर, और ये आप और 3 बार करोगे, है ना, तो ये 6 इक्वेशन बनेगी, 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल, वो भी प्रॉपर इक्वेशंस नहीं है ना, फंस जाओगे आप, है ना। वैसे मत करो, ये कॉमन तरीका है, मेरे को सब पता है गलत सही तरीके, क्योंकि मैं भी आपके फेस से निकल के आया हूँ, मुझे सारे तरीके पता है। बट ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपको मैंने यही तो पढ़ाया ना, ऊपर यही लिखवाया है, तो वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसको आप कॉपी कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा थोड़ी देर के लिए। x2 3 होना चाहिए। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ भाई, है ना, मैंने 2 बार चेक तो कर ही लिया है। आप लोगों ने मिड पॉइंट से करा है और अद्वैत ने भी, अच्छा x2 एक बार देख लेते हैं ना भाई, मानव कह रहे तो देख ही लेते हैं। 2 × 0 और 1 × x2 upon 2 + 1, this is equal to 1, right? चलो एक काम करो ना, आप शांति रखिए। 1 + 1, अच्छा 0 आ जाएगा, ये 3 होना चाहिए, आपकी बात तो सही है ना, इसको आप 3 कर लो। तो व्हाट माइट बी द मिस्टेक, 3 क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 + 1 4, 4 - 1 3, 3/3 1,
ये 3 होना चाहिए लॉजिकली, यू राइट। और ये कितना होना चाहिए 4 -4, वैसे ही निकाल सकते थे, अपने पास 2 तो आ ही गए थे ना, तीसरा वैसे ही निकाल लेते। तो -4 -2 -2, -4 + 2 -2 और 0 लाना है ना, तो ये +2 होना चाहिए, तो दिस इज राइट। तो x2 आपका 3 आ जाएगा, इसे आप लिख लीजिए। बिल्कुल सही है ना, 3 होना चाहिए। मैंने 2 × 0 को 1 ले लिया, 2 ले लिया ठीक है, कोई बात नहीं। नर्सरी एरर जो है ना, वो आपसे किसी भी उम्र में हो सकते हैं, बट अच्छा वो आप लोगों ने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, वो तो खैर आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मिड पॉइंट से वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर लो जहाँ से आपको मानो। देखिए, इफ x1 x2 x3 are the roots of the equation, और इक्वेशन क्या है, x³ - 3p x² plus 3qx - 1 is equal to 0, then find the centroid of the triangle whose vertices are given by। ये इजी है, ये वाला आसान है, बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन। whose vertices are given by, मिक्स्ड क्वेश्चन को मैं हमेशा अच्छा बोलता हूँ। आपने यहाँ पे क्यूबिक भी डाल दिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी डाल दिया और आपने उसमें सेंट्रॉइड घुसा दिया, तो मिक्स्ड कंसेप्ट हो गया ना। x1, 1/x1, x2, 1/x2, x3, 1/x3, ठीक है। आपने ABCD माना बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे ना। ट्राई टू, जब भी आपको सुनो, मैं फील फैक्टर, सिक्स सेंस होता है ना अच्छे स्टूडेंट में, तो उसको डेवलप कर लो आप, कि ज़्यादा वेरिएबल आ रहा है, समझ जाओ गलत तरीका है आपका, है ना। या इससे शॉर्टेस्ट तरीका तो होगा, हो सकता है आपका तरीका सही हो, आपने आंसर निकाला तो सही तो होगा ही। मिड पॉइंट से आंसर आता है, ऐसा नहीं आता है, मैंने भी निकाला है मिड पॉइंट से आंसर, ठीक है। लेकिन क्या कैसे निकाला होगा आपने, x1 x2 x2 x3 x3 x4 को सबको ऐड किया होगा, है ना। तो 2x1 + 2x2 + 2x3 वैसे करके इक्वेशन शायद पता वैसे ही किया होगा आपने, और क्या किया होगा। तो सेंट्रोइड आ जाएगा, वॉटेवर, बट आ जाएगा, मिड पॉइंट से भी आ जाएगा, लेकिन फील आ जाना चाहिए कि इससे शॉर्टेस्ट तरीका होगा। चलिए देखते हैं, ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट है, क्या, x1 x2 x3। तो x³ - 3p x² + 3qx - 1 is equal to 0। This equation has 3 roots, x1 x2 and x3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो बात लिख लेता हूं जिसके पैसे नहीं लिखते, क्या, सम ऑफ ऑल द रूट्स, x1 + x2 + x3 बाय, सॉरी ये इसको अपन बाद में लिखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास ये तीनों कोऑर्डिनेट्स है किसके, ट्रायंगल के वर्टेक्स के, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, तीनों का अरिथमेटिक मीन। तो x कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑल द रूट्स डिवाइडेड बाय 3, है ना। सम ऑफ ऑल द रूट्स, क्या हो रहा है ये, डिवाइडेड बाय 3, है ना। और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अगर आप इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा, x1 + x2 + x3 बाय 3, और यहां पे देखिए एलसीएम ले लेंगे अपन, तो x1 x2 + x2 x3 + x3 x4 डिवाइडेड बाय x1 x2 x3 का 3 टाइम्स, 3x1 x2 x3, बस क्वेश्चन खत्म है ना। सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम अगर मेरे को लिखना है तो उसको अपन प्यार से क्या कहते हैं, सिग्मा x1। सिग्मा x1 क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, सेकेंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, -3px, और ऊपर क्या लिखा है मैंने, ऊपर लिखा माइनस, तो ये हो गया आपका -3px डिवाइडेड बाय 1, तो 1 तो नीचे, तो 3px आ जाएगा। अच्छा, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, थर्ड हाईएस्ट पावर मतलब x। खैर मैं ये क्यूबिक के लिए काफी आसान होता है, कल को आपको अगर 10 डिग्री का इक्वेशन आ गया ना, तो आपको ये फंडा याद होना चाहिए।
x4 नहीं है ना यार, x4 लिख दिया मैंने। अरे यार भावनाओं को समझ जाया करो ना यार, तुम दिल की बातों को समझो बस, है ना, जीवन आपका सफल हो जाएगा। चलिए, तो सिग्मा x2 क्या आ जाएगा, थर्ड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1, और प्रोडक्ट x1 x2 एंड x3, तो वो जाएगा -(-1 + 1)। तो सब कुछ पता है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ये 3px नहीं आएगा, सिर्फ 3p आएगा, माय बैड। अगेन आपको बस क्या करना है, भावनाओं को समझना है। तो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल 3p, 3q होगा वहां पे। आई एम वेरी वेरी सॉरी, दिस इज 3q एंड ओके, सही तो लिखा है, कोई सॉरी नहीं है ना, तो सही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो रख दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे पक्का? बिल्कुल कर लोगे ना, यहाँ से तो कोई भी कर लेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, खास आप लोगों के लिए। द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी, द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर 2, -2, -2, 1 and 5, 2. Then find the distance between its orthocenter and circumcenter। मैं आपको ना चालाकी के कुछ नुस्खे देता हूँ, है ना, कुछ घरेलू ट्रिक्स। क्या मजा नहीं आया भाई आपका उम्र? आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू। क्या बात चल रही भाई? मैं 2 मिनट के लिए ध्यान हटा देता हूँ तो क्या क्या बात करने लगता है। हाँ 3px, वो तो क्या है ना, वो तो कर दिया था मैंने। चलिए, तो वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये दे रखा है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर। सर आपने तो बताया नहीं कि ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर कैसे निकालो, वो सिग्मा वाला तरीका तो अपन यूज नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करें बताइए? अच्छा अच्छा अच्छा, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते? स्क्रीनशॉट यार बहुत फास्ट बता दिया कि मैंने, कोई बात नहीं, आप लोग सुनो मेरी बात, है ना, स्क्रीनशॉट लेने लायक है भी नहीं। ये सेंट्रोइड और ये सेंट्रोइड हर कोई लिख लेगा, और फिर उसके बाद आपको वैल्यूज पुट करनी है, वो आप कर लोगे ना, तो दैट इज नॉट एन इशू। P, Q आता है आपका आंसर। यहाँ पे आ जाइए, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। मैं आपको एक है ना $1,000,000 ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल आए और उसका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की बात करे, तो आप हमेशा चेक कर लो कि कहीं ये वो तो नहीं, क्या राइट एंगल ट्रायंगल, कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं। कैसे चेक करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल? पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल, इसके साइड्स की डिस्टेंस चेक कर लो। जैसे ही आपने पता कर लिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है? वर्टेक्स और हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। ब्राउजर पे ले सकते हैं मिड पॉइंट, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन टाटा बाय बाय। चलिए मैं सब फटाफट डिस्टेंस निकाल लूँ। आप रोने तो नहीं लग जाओगे अगर मैं फास्ट कैलकुलेशन करूंगा? तो देखिए 2 - 2 4, 4 + 16 और 3 9 25 5, एक डिस्टेंस आ रहा 5 इन दोनों का। अब इन दोनों का निकालते हैं। 5 - -2 7 7 7 49 49 और 1 गड़बड़ हो गया। तो फिर से करना होगा। 5 - -2 7 7 7 7 49 प्लस 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 150 √50। चलिए देखते हैं। ये वाला डिस्टेंस तो निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, अब ये वाला निकालना है। तो 5 - 2 is 3, 3 3 is 9 और 2 - -2 is 4, 4 4 is 16। हो गया ना, ये भी 5 आ रहा है। तो 5 5 और √50, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बिल्कुल है ना। देखिए आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास? आंसर 50 आ जाएगा, और उसका अंडर रूट ले लोगे तो हाइपोटेनस आ जाएगा। दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि
ये जो रूट 50 वो किन दोनों वर्टाइसेस से बन रहा था, इन दोनों वर्टाइसेस से। तो लेट मी नेम देम ए बी एंड सी। बीसी से रूट 50 बन रहा था, तो बीसी हाइपोटेनस होगा, है ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बीसी मस्ट बी द हाइपोटेनस। ठीक है, वो मैंने फटाफट कैलकुलेशन किया है। ऑब्वियसली कैलकुलेशन डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला अपन 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो बीसी को अपन ने क्या माना है, -2 1, और इसको 5 2। सर आपने बोला ब्राउजर पे ले सकते मिड पॉइंट, मेरे को ध्यान नहीं रहता है कई बार कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, जब मैं धुन में रहता हूँ ना। तो आप लोग है ना भावनाओं को समझ जाया करो। ठीक है, चलिए ये आपका ट्रायंगल तैयार है। मेरे घर की जो काम वाली बाई है वो बता देगी कि दिस इज ऑर्थो सेंटर, है ना, और वही सेम काम वाली बाई जो है वो ये भी बता देगी कि ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा सर्कम सेंट्रो। तो दिस इज आपका ऑर्थो सेंटर एंड दिस इज सर्कम सेंट्रो। तो देखिए -2 + -5 कितना हो गया, 3। 3 का आधा 3/2। मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ यार, इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सर्कम सेंटर होगा, इतना अपने को पता है। तो इसका मिड पॉइंट अपन निकाल लेते हैं। और 2 + 1 कितना, 3, 3/2। ओके, अब आपको क्या पूछा है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड सर्कम सेंटर के बीच में डिस्टेंस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 3/2, 2 - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 3/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये आपका आंसर कर लेना कैलकुलेशन, तो कुछ दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से 5√2/3 आएगा। आप एक बार चेक करिए। ठीक है, 4 माइनस कर ही देता हूँ यार, 4 - 3 इतना 1 1/2 बन जाए 4, और इधर आ जाएगा -4 - 3 -7 49/4 50 50/4 मतलब 25/2, है ना। तो √25 √2 कितना हो जाएगा, 5/√2। रैशनलाइज कर देंगे तो 5√2/2। ओके, तो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अच्छा, अब अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो क्या करते, पढ़ेंगे अपन बाद में ना, वो भी इजी क्वेश्चन होता है, वो भी मुश्किल नहीं होता। बट 90% ऑफ द टाइम्स आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन जेई के एग्जाम में दिया जाता है तो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप फटाफट इतना चेक कर ले कि कहीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं है। तो जो बच्चा क्लास में ध्यान से पढ़ता है वो इतना तो डिजर्व करता है कि उसका ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला ऑब्जर्वेशन जो है हमेशा सही जाए। चलिए, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ज़रूर, और कोई डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हैं सागर। बिल्कुल सही बात है। तो कल अपन पढ़ेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, चलिए, कल अपनी क्लास वैसे पता नहीं है शायद, है ना, तो परसों पढ़ेंगे अपन। आपका होमवर्क जो रहेगा, टाइम अपना काफ़ी हो गया, तो होमवर्क आपका DPP नंबर 2 आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आप वो सॉल्व करें, DPP 1 का सॉल्यूशन मैं आपको अभी देता हूँ। एक और चीज़ है कि अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन एक बुक से करेंगे ना, तो SL लूनी की ही बुक है शायद, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। हैंडल करने में दिक्कत थोड़ी होगी, मैं आपको सिखा चुका हूँ ना कैसे हैंडल करना है। बस x1 x2 y, आप जो बोल रहे हो विवेक, है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 कैन बी हैंडल वेरी इजीली। चलिए देन, कल मिलते हैं अपन बच्चों, है ना, ख्याल रखिए अपना। बाय एवरीवन, वीकेंड को थोड़ा एंजॉय करो और होमवर्क करो, अच्छा खासा होमवर्क दूंगा मैं आपको। DPP नंबर 2 आज के आज दूंगा सीक्वेंस सीरीज करके। चलिए बाय।